नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबरें 2 है, लेकिन एक-दूसरे से जुड़ी हुई। खबर दक्षिण की और उत्तर की है, लेकिन एक-दूसरे को मार करती। पहली खबर 15 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात उनके घर पे दिल्ली में होने जा रही है। खड़गे साहब का कल बिहार का दौरा भी शुरू होने जा रहा है। और दूसरी खबर कर्नाटक में ओबीसी का रिजर्वेशन जो पहले 30-35% था, वो अब 51% होने जा रहा है। जब ये दोनों खबरें मैं एक सिरे से देखता हूं, तो मुझे दिखता है कि कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम पहले खबर पे आते हैं। कांग्रेस ने कमर कस ली है, खासकर बिहार चुनाव को। कन्हैया कुमार की वो लगातार यात्रा, पलायन रोको, नौकरी दो, उसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट जैसे लोगों का सक्रिय होना, ये बिहार के प्रति कांग्रेस कितनी जागरूक है और बिहार को अब फिर से कांग्रेस रिवाइवल की दृष्टि से देख रही है, ये दिखाता है। उसके बाद अभी पहले ही जो तय हुआ था दौरा, जिसका हमने एक बार जिक्र भी किया किसी कार्यक्रम में, वहां पर खड़गे साहब बक्सर और पटना में रैली करने जा रहे हैं। बक्सर में वो 19 तारीख को रहेंगे, 19 अप्रैल को। पटना को 20 अप्रैल को कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हालांकि एनडीए के गठबंधन से कोई बात करने की बात नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन से कोई बात करने की बात नहीं है, लेकिन लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको देखने जरूर उनके घर जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले जब 15 तारीख को उनकी और तेजस्वी की मुलाकात उनके घर पे दिल्ली होगी, उसके बाद 17 तारीख को पटना में एनडीए गठबंधन की एक मीटिंग है, जिसमें कृष्णा अलुवेरा और तेजस्वी यादव शायद पहली बार ऑफिशियली एक दूसरे के साथ मीटिंग में बैठेंगे। शीट शेयरिंग पे बात होगी, कैंपेन कैसा होगा, विषय क्या होंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके बात बरकरार होगी। अब जो वोट बैंक है, यादव मुस्लिम, ये मेजर वोट बैंक आरजेडी का है। कांग्रेस के पास मुस्लिम्स भी थे, दलित भी थे, कुछ सवर्ण का भी एक पैच था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस बहुत कमजोर होती गई। लेकिन इसी को कांग्रेस फिर रिवाइवल के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अभी कन्हैया कुमार को लाके कई पुराने स्थापित लोगों का उन्होंने क्रोध भी झेला, लेकिन फिर अब नई पीढ़ी को तो सामने लाना होगा। और ये ऐसा भी नहीं कि कोई पहली बार ही ये गठबंधन होने जा रहा है, या इंडिया गठबंधन भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन इसके पहले चुनाव लड़े हैं 2015 में। आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस साथ में लड़ी है। उसके बाद आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी है, और कांग्रेस की ही गलतियों की वजह से सत्ता में आते आते रह गए। तो इस बार तेजस्वी बहुत ज्यादा कॉशियस है। कांग्रेस भी जो गलतियां वहां हुई, जो स्लीपर सेल है, उनसे बचने का प्रयास, भरकस प्रयास कर रहे हैं। गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक ये बात अलग है कि स्लीपर सेल पूर्ण रूप से हावी है, लेकिन बिहार में उनका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं दूसरी खबर जब देखता हूँ उसी एक्सरे से, वो खबर मुझे यहाँ मार देती हुई दिखाई देती है। कर्नाटक में ओबीसी के लिए 32% रिजर्वेशन है शैक्षणिक संस्थाओं में, वो बढ़ा के 51% करने का करीब करीब तय किया गया है। कर्नाटक में जातीय जनगणना के बाद ये सामने आया कि कर्नाटक में 70% ओबीसी है। कर्नाटक की कुल आबादी
5 करोड़ 98 लाख हैं, जिसमें से 4 करोड़ 16 लाख ओबीसी समाज से आते हैं। 2014 में ही सिद्धरामैया ने जब मुख्यमंत्री बने थे, तब पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे एच कांताराजू। इनकी अध्यक्षता में एक सर्वे करवाया था। वो सर्वे रिपोर्ट 2016 में सबमिट हुई थी। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना थी वो। उसके बाद उनकी सरकार चली गई। फिर एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार आई, फिर बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार आई, फिर बसवराज बोम्मई की सरकार आई। लेकिन इन सरकारों ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2020 में जरूर बीजेपी ने जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में, अध्यक्षता में जातिगत जनगणना आयोग का गठन किया और उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए बोला। उनकी एक अंतरिम रिपोर्ट आई जो कभी सार्वजनिक की नहीं गई। लेकिन 2024 में जब सरकार बदली, जब उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस सत्ता में आई, तो 2024 में अंतिम रिपोर्ट हेगड़े ने सिद्धारामैया सरकार को दी और उसी रिपोर्ट के भरोसे अब कर्नाटक सरकार ने ये करीब-करीब तय कर लिया है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो 32% है, वो उनकी आबादी देख के, यदि 70% उनकी आबादी है, तो फिर उन्हें 51% कम से कम शैक्षणिक संस्थाओं में तो दिया जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि इतना भारी सिर्फ यही दिया जा रहा है। इसके पहले यदि आप देखें तो कई ऐसे राज्य हैं, तमिलनाडु है, जहाँ 69% रिजर्वेशन है शैक्षणिक में, और झारखंड में तो 70% है शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए। हालांकि इस सरकार के इस सोच का, सरकार के इस रवैये का बीजेपी और जेडीएस, जो देवेगौड़ा साहब की पार्टी है, वो पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ये जो जातिगत जनगणना हुई, इसमें लिंगायत और ओकालिंगा समाज को दो है। अब जो लिंगायत समाज है वो वहाँ का एक डोमिनेंट समाज है और येदियुरप्पा इसी समाज के चलते एक स्थापित नेता कर्नाटक में हो गए हैं। दूसरी ओर ओकालिंगा जो है वो ओल्ड मैसूर, जिसको हम कहते हैं मैसूर के आसपास का जो इलाका है, अम, दो 5-6 जिले हैं, उसी से सीमित ओकालिंगा कम्युनिटी है, जिसका नेतृत्व सालों से देवगौड़ा परिवार के पास है। हालांकि अ, अब कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री है वो भी इसी समाज से आते हैं और उस कांग्रेस ने या बीजेपी ने इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंरोड किए हैं और ये उनके लिए एक धोखे की घंटी है जेडीएस के लिए। यदि ऐसा ही बीजेपी और कांग्रेस का अतिक्रमण वहां होता रहा तो ये पार्टी का अस्तित्व खत्म सा हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब ये 70% बनाम 30% की लड़ाई तो नहीं होगी। और यदि यहाँ पे 51% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाता है कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की जब सरकार बिहार में बनेगी, तो वहां पे भी ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ सकता है। कम से कम कांग्रेस क्लेम कर सकती है, इंडिया गठबंधन क्लेम कर सकता है कि हमने कर्नाटक में किया है, हम बिहार में भी कर सकते हैं। और ये बिहार के ओबीसीयों के लिए, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं बिहार में, वहां भी बहुत बड़ा तबका है। मैं कहूं तो बीजेपी का जो सत्ता में रहने का जो मेजर वोट बैंक है वो ओबीसी। यदि बिहार में ओबीसी को रिजर्वेशन के चलते यदि उन्होंने शिफ्ट मार दिया, तो थंपिंग मेजोरिटी में इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकता है। ये 17 अप्रैल को फैसला हो जाएगा, आज से 3 दिन बाद। और यदि ये फैसला फाइनल हो गया कि 51% शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा, तो फिर 19 तारीख के बक्सर के सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूरी ताकत के साथ इसको बिहार में प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। वो ओपनिंग बैट्समैन होंगे इस इशू के। एक तो स्वयं पिछड़े समाज से आते हैं,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कर्नाटक से आते हैं, तो वो कह सकते हैं कि मेरे राज्य में मैंने ओबीसी के लिए ये किया है। हम बोलते नहीं करके दिखाते हैं। आप यदि हमें यहाँ सत्ता में लाओगे तो हम भी ये कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच चली खींचतान, जनता दल यूनाइटेड का जेडीएस जेडीयू का जेडीएस जैसा हश्र बिहार में हो रहा है। जो जेडीएस का हश्र कर्नाटक में हुआ, वही जेडीयू का बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर वक्फ बोर्ड के बाद जो मुस्लिम एक समुदाय था, एक वोटर था जो नीतीश के प्रति समर्पित था, वो पूर्ण रूप से शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन क्या हिंदू पोलराइज होगा उसके अगेंस्ट, ये देखने वाली बात है। बीजेपी भरकस प्रयास कर रही है कि वो अपने बलबूते पे सत्ता में आए और आरजेडी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ पूरा ताकत के साथ लगे हुए हैं कि हम सत्ता में हैं। जब मैं एक से देखता हूँ तो ये भले ही दक्षिण की एक खबर हो और उत्तर की एक खबर हो, लेकिन ये दक्षिण की खबर बिहार के चुनाव में गेम चेंजर हो सकती है यदि इंडिया गठबंधन इसके साथ ठीक से खेले। आज एक श्रेणी में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।